बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर किसी भी अदालत में आरोप तय नहीं हुए, लेकिन 2002 गुजरात दंगों के दाग उनके दामन पर जरूर लगे और ऐसे में उन्हें हिटलर, मुसोलिनी और इदी अमीन जैसे खौफनाक चेहरों की लिस्ट में रखा गया। क्या यह जायज है? हिटलर, मुसोलिनी, इदी अमीन जैसे इतिहास के खौफनाक चेहरों को याद दिलाया जा रहा है। हिटलर एक फौजी जो जर्मन चांसलर भी बना, लेकिन 10 लाख से ज्यादा यहूदियों को यातना भरी मौत देने और तानाशाही के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हुआ। मुसोलिनी, इटली का तानाशाह, 1922 से 1943 तक इटली का शासक, फांसीवाद का संस्थापक, जिसकी किल टैली में 4 लाख से ज्यादा लोगों का नाम है। इदी अमीन, युगांडा का 23वां राष्ट्रपति, मानव मांस खाने के लिए कुख्यात, जिसने अपनी पत्नी के प्रेमी के सिर को घर के फ्रिज में रखा हुआ था। भ्रष्टाचारी, मानव अधिकारों का हत्यारा, 5 लाख लोगों की मौत का हत्यारा और घोर अत्याचारी। और इसी क्रम में एक और नाम लिया जा रहा है। इस वक्त के जमाने में हिटलर या मुसोलिनी से ज्यादा चुनाव किसी ने जीते हो या ज्यादा आंकड़ों से जीते हो, लेकिन आज अगर आप उन दोनों व्यक्तियों को याद करते हैं तो उनके शासन में क्या हुआ कार्यकाल में, उसके आधार पर याद करते हैं, न कि कितने चुनाव वो जीते। गांधी जी के पास 2-3 कपड़े थे, एक लाठी थी, एक घड़ी थी, घमंड नहीं था। और दूसरे प्रकार का नेता होता है। सबसे बढ़िया उदाहरण शायद हिटलर। इश्तहार में ये कहा गया है, उन्होंने अपनी आवाज में कि आप कमल के बटन पर वोट दबाइए, वोट सीधे सीधे मोदी को पड़ेगा। देखिए, इसमें 2 चीजें साफ हो जाती हैं। एक तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई तानाशाह चुनाव लड़ रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए 3 बार के मुख्यमंत्री, जिस पर अभी तक संविधान के तहत बनी किसी भी अदालत में कोई आरोप साबित नहीं हुआ, उसे इतिहास के दुर्दांत खलनायकों की कतार में खड़ा किया जा रहा है। क्या यह तुलना जायज है? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक लोकतंत्र के लिए मशहूर, पूरी दुनिया में मशहूर देश में हिटलर जैसी किसी तानाशाही की बात करना क्या जायज है और क्या ऐसा मुमकिन भी है हिंदुस्तान में? यह रिपोर्ट। क्या भारत जैसे देश में किसी तानाशाह का चल पाना मुमकिन है? आजाद हिंदुस्तान के इतिहास को टटोलें तो कितनी बार किसी तानाशाह, अक्खड़, बस अपनी बात को सही मानने वाले किसी प्रधानमंत्री का अनुभव मिलता है। आजादी के 66 साल के इतिहास में अगर कभी कोई घटना इसके करीब पहुंची भी तो वो इमरजेंसी के तौर पर नजर आई, लेकिन इंदिरा गांधी को फौरन बाद ही अपनी गाड़ी को लोकतांत्रिक पटरी पर लाने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। और ऐसा भी पहली बार हुआ कि किसी फौजी तख्ता पलट और तानाशाह के काबिज होने का हल्ला मचा हो। ऐसा UPA 2 के दौरान हुआ और लगा कि अंदेशा भी असल में सरकार की कमजोर सोच की वजह से ज्यादा था और हकीकतन सेना का ऐसा कोई मंसूबा नहीं था। साफ है कि लगभग 70 साल के इस तजुर्बे में किसी तानाशाह के आ जाने के इशारे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मजबूत लोकतंत्र, संविधान, अदालतों, मीडिया और इंटरनेट के इस दौर के बावजूद और पूरी दुनिया से धीरे धीरे तानाशाहों के खात्मों की मिसालों के बीच आज मोदी को हिटलर कहा जाना असल में एक खतरे से आगाह किया जाना है या एक हवा दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश? समय के लिए दिनेश गौतम। मोदी ने भले ही अपने राजनीतिक विरोधियों को चित किया हो, लेकिन क्या ऐसी राजनीति बस मोदी करते हैं? बाकियों की राजनीति क्या मोदी से एकदम अलग है? ये कुछ देर के लिए मान लें कि नरेंद्र मोदी असल में गुजरात दंगों की वजह हैं, हजारों मुसलमानों की मौत के जिम्मेदार हैं, अपने आसपास किसी को खड़ा नहीं होने देते, सियासत के विपक्षियों और अपनी ही पार्टी के विरोधियों को ठिकाने लगा देते हैं। उन्होंने गुजरात में विपक्ष का लगभग वजूद ही खत्म कर दिया है और नौबत यहां तक आ गई है कि गुजरात का मतलब मोदी हो गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी राजनीति की मिसाल मोदी अकेले हैं? और अगर ऐसा है भी तो क्या उनके व्यक्तित्व और परसेप्शन की वजह से, या इसको साबित करने वाले तथ्य भी हैं? क्या उन्होंने कभी मीडिया का दमन करने की कोशिश की है? क्या उन्होंने अपने सियासी विरोधियों को जेल में डलवा दिया है? या फिर उन्होंने कहीं मानव अधिकारों का घनघोर उल्लंघन किया है जिसके सीधे सबूत पाए जाते हों और ऐसी घटनाएं कभी देश में कहीं और न हुई हों? मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, करुणानिधि, नवीन पटनायक की राजनीति क्या मोदी से एकदम अलग है? और क्या ये सभी अपनी पार्टी के तमाम लोगों और सियासी विरोधियों को सुनते और उन्हें भाते हैं?
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का क्या, जिनके बारे में अभी अभी आई एक किताब तो यहां तक कहती है कि उन्होंने 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही बांध कर रख दिया था। ऐसे तमाम नामों और मिसालों के बीच तानाशाहों की कतार में सिर्फ मोदी का ही नाम लिया जाना क्या समझ में आता है? समय के लिए हेमंत उपाध्याय। मोदी अगर तानाशाह हैं तो ऐसे तानाशाह के लिए लहर की बातें क्यों होती हैं? क्या ये इस वजह से कि यूपीए की नाकाम सरकार के बाद लोगों को उनमें भी उम्मीद नजर आ रही है? ये रिपोर्ट। 10 सालों से देश के विकास के पहिए पर जिस सरकार ने ब्रेक लगाई, उसकी कमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों में थी। उनके नाम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे कई अहम मुद्दों की नाकाम सरकार चलाने का रिकॉर्ड है। क्या इसी नाकामी ने मोदी के लिए कामयाबी की राह नहीं बनाई? कमजोर प्रधानमंत्री के कामकाज से निराश अब ये देश एक ऐसे शख्स की तलाश कर रहा है जो मजबूती से देश के हक में फैसले लेने की कुव्वत रखता हो। एक ऐसा चेहरा हो जो देश की सूरत बदलने का मादा रखता हो। भले ही वो बहुत उदार और सहिष्णु व्यक्तित्व न रखता हो और कुछ हद तक अक्खड़ भी हो, लेकिन ऐसी शख्सियत का धनी हो जो देश को एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ाने की हिम्मत रखता हो। ऐसी सोच का पनपना निश्चित रूप से चिंताजनक है, पर देश में अब ऐसी ही सोच पनप रही है। फैसले लेने वाले मजबूत शख्सियत के व्यक्ति के तानाशाह होने का जोखिम हमेशा बना होता है, पर लग रहा है कि 10 साल के शासन की नाकामी ने देश को इस जोखिम के लिए भी कुछ हद तक तैयार कर दिया है। अगर मोदी के साथ ऐसे जोखिम का खतरा बना हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नरेंद्र मोदी? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बारी है अर्थात की। इसमें मेरे सहयोगी नीरज आपको बताएंगे कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले गुत्थी की राह और किस बात पर रॉबर्ट वाड्रा ने कपिल सिब्बल का शुक्रिया अदा किया।